ये है कतरा जी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। नमस्कार, न्यूज 247 सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। गूगल पर समोसा सर्च करने पर मुख्यमंत्री की फोटो सामने आती है, ऊना में बोले चैतन्य शर्मा। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ा, अधिसूचना जारी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत को लेकर बंटे लड्डू, चैतन्य शर्मा बोले लोगों ने एक बार फिर जताया विश्वास। पर्यटन विकास निगम के होटल बंद करने के आदेश पर बवाल, चेयरमैन आरएस बाली के इस्तीफे की उठी मांग। अब महंगा हुआ घर बनाना, 5 गुना तक बढ़ी नक्शा पास करने की दरें। पुराने पैटर्न पर ही होंगी तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं। पर्यटन विकास निगम के होटलों को लेकर खूब चर्चा, अब राकेश पठानिया ने घेरी प्रदेश सरकार। बीजेपी नेता चैतन्य शर्मा ने प्रदेश सरकार व गगरेट के विधायक पर निशाना साधा। चैतन्य शर्मा ने कहा कि उनकी अवैध तरीके से सदस्यता समाप्त कर दी गई और उस समय से चला हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। इसी कड़ी में अब झूठी एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है, जिसमें बिना तथ्य जांच किए मुझे आरोपित बना दिया गया, जबकि ना तो मैंने उस व्यक्ति से कोई पैसे लिए, ना ही व्यक्तिगत रूप से उसे मिला हूं। लेकिन अब उस पर मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। सुरेंद्र भोला ने वर्ष 2020 में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था और कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी था। तब इसने मात्र 1200 मत मेरे खिलाफ प्राप्त किए। भोला खैर की लकड़ी का काम करता है, टाइल्स का काम है और सरकारी ठेकेदार है। इस शिकायत में दावा किया गया कि टेंडर पूल करवाने के लिए पैसे दिए गए हैं, तो इस बात पर लोक निर्माण विभाग ने सफाई दी कि टेंडर पूल होते हैं या नहीं होते। एफआईआर के विरुद्ध न्यायालय में जाऊंगा और भोला के खिलाफ मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। सेक्शन 8 के तहत सुरेंद्र भोला ने खुद को मुजरिम बना लिया है। 7 दिन के अंदर अगर आप नजदीकी थाने में बताते हैं तो आप विसल ब्लोअर एक्ट में कवर होते हैं। इस मामले में पुलिस को एफआईआर देनी चाहिए भोला के खिलाफ। लोक निर्माण विभाग को चाहिए कि सुरेंद्र भोला को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर समोसा कांड को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गूगल पर अगर समोसा सर्च करे तो सीएम की फोटो दिखती है। क्या है विषय? जी बिल्कुल, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आज का जो हमारा कोर एजेंडा था वो था कि जिस तरीके की हमारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, उसके ऊपर अपना मंतव्य रखना, और साथ ही साथ में जब हम गगरेट की बात करते हैं, पिछले 6 महीने में कांग्रेस के जो हमारे विधायक हैं और जिस तरीके से यहाँ पर हमारी होप्स और एस्पिरेशंस थी हमारे क्षेत्र के युवाओं की, हमारी महिलाओं की और हमारी गगरेट की जनता की, उस पर जिस तरीके से पानी फेरा गया है उसके ऊपर विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी था। और पार्टी के कार्य के साथ साथ और जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारी सोच है उसको बढ़ावा देने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए ये भी बात होनी बहुत ज़रूरी थी कि पिछले 1 हफ्ते में जो राजनीतिक षड्यंत्र के चलते एक पर्सनलाइज अटैक जो मेरे ऊपर भी करा गया है उसके ऊपर भी सवाल जवाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात करी जाती है, नौकरियों की बात करी गई थी, रोजगार के सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात करी गई थी, आज प्रदेश सरकार के पास एक चीज़ बुक्स पे दिखाने के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा 2 लाख नौकरियां जो हैं, उससे ज़्यादा नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि जब उच्च न्यायालय का ऑर्डर आता है तो हिमाचल भवन को नीलाम करने की बात करी जाती है। 18 होटल बंद कर दिए गए हैं, टॉयलेट टैक्स लगा दिया गया है, म्यूनिसिपल एरिया में 25 रुपये 1 सीट का देना पड़ेगा। HRTC में अगर आपने लगेज लेकर जाना है तो उसका वेट के हिसाब से आपको जो है पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। ये अन्य विषयों में से कुछ ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस के लिए दिन प्रतिदिन बोझ का जो है एक जरिया बनते जा रहे हैं। अगर हम गगरेट की बात करते हैं, चाहे मैं शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, हेल्थ केयर की बात करूं, सिविल अस्पताल पिछले 6 महीने से वहीं खड़ा हुआ है। अगर मैं एथनॉल के प्लांट की बात करूं तो एथनॉल का तो भी किसी को सुनने को नहीं मिला है। सनमई में अगर हम डे बोर्डिंग स्कूल की बात करें तो हमें उसके ऊपर एक भी ईंट का पत्थर देखने को नहीं मिला है। तो इस वक्त इस प्रदेश की सरकार को
इस क्षेत्र के मनोनीत विधायक को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के ऊपर टिक्का टिप्पणी और राजनीतिक षड्यंत्र रचने के अलावा मेरे को लगता है कि उनको खुद के गिरबान गुजारने की ज़रूरत ये है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुरेंद्र कुमार जी के ऊपर जो है मैंने पुरजोर अपनी तरफ से लीगल एक्शन लेने की बात करी है और इसी के अंतर्गत धारा 356 BNS एक्ट के तहत 2023 मैंने मानहानि का दावा भी करा है और वो केस आज कंप्लीट फाइल हो गया है। और ये जो लीगल प्रोसीडिंग है और भी अन्य आधारित हमारी सेक्शंस के थ्रू आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज 247 के लिए ऊना से ज्योति सियाल की रिपोर्ट। हमारी पार्टी के लिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए थैंक यू और हमारे पूरे के पूरे सारे हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए, सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। महायुति की हमारी सरकार जिसमें बीजेपी लीड कर रही है, एक बार फिर से जो महाराष्ट्र में सरकार बनाते हुए दिख रही है। साथ ही में झारखंड में भी जो है एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है हमें देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र जो है बजट वाइज अगर बात करी जाए, इकोनॉमिक वाइज बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है समृद्धशाली प्रदेशों में से, और इकोनॉमिक GDP वाइज, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वाइज देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। तो उसमें बीजेपी ने 2024 के सिलेक्शन में इतनी अच्छी जो है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस करी है, उसके लिए सभी को, हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, देश के वासियों को, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाओ चतरनी विक्ट्री का साइन कर लें एक बार बस ऐसे ही। यस यस वो तो शर्मा जी बोलते हैं आप दिखने नहीं चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। क्या बात, ठीक है अब खिलाइए। पार्टी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में HPTDC के होटलों का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट ने ताजा आदेशों में 18 से 9 होटलों को 31 मार्च तक खोले रखने के आदेश दिए हैं, मगर 9 होटल 25 नवंबर तक बंद रखने के आदेश बरकरार हैं। इसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने सभी 18 होटलों को खुला रखने की अपील उच्च न्यायालय में करने की बात कही है। संघ ने सरकार और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन RS बाली की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने निगम के चेयरमैन RS बाली को हटाने की मांग करते हुए निगम की कमान मुख्यमंत्री से अपने हाथों में लेने की मांग की है। लगता है जहाँ तक ये साजिश है ये सरकार की तरफ से। जब शुरू में इसी हॉलीडे के अंदर मीटिंग हुई थी हमारे अध्यक्ष महोदय RS बाली जी से, तो उनका पहले दिन ही ये रुतबा था कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। जब बात चली हॉलीडे होम की कैटरिंग की, जब ये घाटे की बात चली, लेकिन हमने उनसे डिस्कस की किस घाटे से निगम को कैसे भरा जाए। हमने पूरे सुझाव दिए उनको। सबसे पहले कि जब कोरोना काल आया 2019 से लेकर अभी 24 तक हमारे पास 413 एम्प्लॉइज़ जो रिटायर हुए हैं, एक की लाइबिलिटी 20 लाख से ऊपर बनती है, तो एक कुल मिला के 72-73 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन सरकार ने सिर्फ हमको सैलरी दी कोरोना काल में, उसके लिए हम धन्यवादी है पिछली सरकार का। सभी को टाइम से सैलरी मिली, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। वो स्टैंड होता गया, आज वो 72 करोड़ के करीब हुआ, जिसमें 20 और 21 में तो कोरोना काल चला, 22 में कुछ पटरी पर आ रहा था, 23 में फिर आपदा के कारण जो दोबारा नुकसान हुआ, लेकिन वो लाइबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन आज की डेट में फ़ायदे में घाटे में नहीं है। 35 करोड़ फिर भी उन कर्मचारियों की देनदारी दी। उसके बाद अपने कर्मचारियों का जो सैलरी भी दी, होटलों का रख रखाव भी रखा,
लेकिन इसके लिए स्पेशल एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, वो होटलों के रख रखाव के लिए आता है। लेकिन काफ़ी पैसा आया था हमारे जो पिछले एमडी साहब थे, हमारे केशव साहब जी, लेकिन जब ये सरकार आई उन्होंने वो पैसा भी वापस ले लिया, जिसमें हमारे मनाली में रोहतांग मनालसू के लिए 14 करोड़ पैसा था। इसी के साथ कुछ अन्य होटलों का था, पीटरॉक के लिए भी था, उसका रख रखाव होना था। लेकिन जब सरकार आई बोला यहाँ पैसा नहीं है, वो सारा पैसा जो वापस अपने खजाने में लिया। लेकिन हमने गारंटी नेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी नेट मांगी कि हमारा जो पिछला रिटायरियों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार नहीं, हम 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुँचते वो होते ही थे, हमको बुलाते थे वो मिलते ही थे। एक दिन उनके घर में पहुँचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था। जो ये अध्यक्ष का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते घाटे में है, और अभी इन्होंने साजिश बनाई है, ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए हैं। जो भी होटल, चाहे कुंजम है, चाहे पैलेस है, ये सब प्रॉफिट में है। इसके अलावा आपका मेघदूत अभी खुला, अभी उसको सर्वाइव, जब कोई नई चीज़ आती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो भी घाटे में बता दिया इन्होंने। इतनी पार्टियाँ हो रही वहाँ, और स्टाफ की भारी कमी है, वहाँ स्टाफ ही नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब से अब शादी आ रही है। एडवांस वहाँ 1-1 करोड़ आ गया है, लेकिन स्टाफ वहाँ है नहीं सर्विस करने के लिए। हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की कि हर क्षेत्र में, हर होटल में स्टाफ की भर्ती की जाए, और स्किल स्टाफ चाहिए हमें। लेकिन उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने 70 आदमी जो कंटेक्ट में भर दिए, जिसको ये पता नहीं कि चाय कैसी दी जाती है, पानी का गिलास कैसे उठाया जाता है। क्या वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी कांगड़ा में? क्या 67 कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था? एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगाए 70 आदमी। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, वो भी हाई कोर्ट के सामने गया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी हाई कोर्ट ने उसमें स्टे तभी किया कि भाई नई भर्ती नहीं होगी। भर्ती हो तरीके से हो, जहाँ ज़रूरत है कर्मचारी के वहाँ होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड उसमें चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री है इसमें ट्रेंड। ये तो पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री है। जब कोरोना काल आया, ये सिर्फ टूरिज्म के ऊपर नहीं आया, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया। उससे जो नुकसान हुआ हमारी इंडस्ट्री को, तो वो पूरे प्रदेश के लिए हुआ, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर थे, चाहे होटल इंडस्ट्री थे, चाहे अन्य व्यवसाय था, सबको नुकसान हुआ। लेकिन हम उसके भरपाई के लिए आज तक पैसा मांगता रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास एक भी समय हमारे पास बात करने के लिए नहीं है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अध्यक्ष को ही चेंज किया जाए। सरकार, मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को लें। हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। 1971 में सिर्फ 11 होटल थे हमारे पास। सभी सरकारों ने, ये हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसका काम है डेवलप करना। जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे, चाहे आपका कल्पा है, आपका काजा है, आपका उधर सरचू था, ऐसे ऐसे एरिया में टूरिज्म ने डेवलप किया। टूरिज्म ने अपनी बसें लगाई जहाँ कोई बसें नहीं जाती थी, ले के लिए कोई बस नहीं चलती थी। हिमाचल पर्यटन विभाग था जो पहली बस मारी गई थी। लेकिन जब हमने बसों के बारे में पैसा मांगा, अभी तक वो नहीं मिली हमें। 10 बसें मांगी थी, 40 आ रही है एशिया डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, तो वो 40 बसों को तो 10 नहीं मिली। रोहतांग टनल के लिए 2 बसें आनी थी, जो टूरिस्ट के डेस्टिनेशन से जो उधर ही घूमनी थी, मनाली से, लाहौर से वापस आनी थी, लेकिन आज तक वो 2 बसें भी नहीं आई हैं। जब इस विषय के हम अध्यक्ष महोदय बात करना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर अध्यक्ष महोदय जी से कर्मचारी के लिए समय बात करने के लिए नहीं है, तो ऐसे अध्यक्ष की तो जरूरत ही नहीं इस कॉर्पोरेशन के अंदर। मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले, मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें। हम उच्च न्यायालय का स्वागत करने जो भी फैसला किया उन्होंने, जो यहाँ से जो आंकड़े के उसके मुताबिक किया, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे उच्च न्यायालय से कि हमको थोड़ी राहत दिए, इन होटलों को चालू किया जाए। जो बिल्कुल ही घाटे में उसको भले बंद करिए, जिसकी कोई ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, ऐसे भी कुछ है। जैसे अभी बढ़ाई घाट में खोला है, 17 लाख एक चौकीदार वहाँ रखा हुआ है।
वहाँ डंगरे सोए होते हैं, आप देखो वहाँ प्रेस वाले जाके, वहाँ ट्रक खड़े होते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जो खोले उनको बेचा जाए, उनको लीज में दिया जाए, लेकिन जो चलती हुई प्रॉपर्टी उसको नहीं दिया जाए। हम उच्च न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दें। यही हमारी प्रार्थना रहेगी। अगर सरकार इस चीज़ के ऊपर उतारू रहेगी तो हम HPTD से और भारतीय मजदूर संघ से भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे, अगर इसी तरह से रणनीति अपनाई। क्योंकि हिमाचल की प्रॉपर्टी है, हिमाचल के लोग इसको चलाएंगे। अभी आपने देखा कि चाइल्ड होटल का बंद हो रहा था तो 14 पंचायतों का वहाँ एक रेजुलेशन आ चुके हैं। लेकिन इसी तरह जो स्थानीय होटल जिसके भी जिस डिस्ट्रिक्ट में है तो उनको बंद नहीं किया जाए, उनको सुदृढ़ बनाया जाए। वर्ल्ड बैंक ऐसे डेवलपमेंट से जो पैसा आता इनके रख रखाव के लिए लगाया जाए। इनको 5 स्टार होटल में एक हिमाचल में पर्यटन विकास निगम का होना चाहिए था। हमने भी अभी सरकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन सरकार इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे हमारे संघ अभी, तो उसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो हम अभी भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि गंभीरता से बैठ के विचार किया जाए कि पर्यटन निगम को कैसे घाटे से उबारा जाए। ये घाटे में नहीं है, लेकिन ये देनदारी जो कोरोना और इसके कारण में पड़ी उसकी वजह से 72 करोड़ के आसपास जो घाटे में चले गई। ऑल ओवर ये पूरे प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट में है, ऐसा कोई नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हम तो प्रदेश उच्च न्यायालय से अपनी याचिका दायर कर रहे हैं उनके पास कि इन 9 होटलों को भी जो है, जिस तरह से 9 होटलों को जो हमारे मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं उनको रिलैक्स किया गया है, और जो ये शेष बचे 9 होटल भी हैं उनको भी जो है 1-2 दिन के अंदर जो है इन्हें भी रिलैक्स किया जाए। उसके पीछे कारण बताएं आपको कि जो वहाँ की एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, कुछ पर्यटकों का, बहुत देशी विदेशी पर्यटक रहते हैं, वो अपना एडवांस बुकिंग करके वहाँ की लगभग 2-3 महीनों की जो है एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिनके तथ्य भी जो है हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अतः इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनको भी जो है 9 जो बची इकाइयां हैं उनको रिलैक्स किया जाए। आपत्ति तो नहीं है, पर यह कहें कि जिस तरह से ये बवाल पिछले 4-5 दिनों से जो है पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष वह जहां जहां हमारे होटल स्थित हैं वहां के लोकल पंचायत, आज हम आपके समक्ष कर्मचारी संघ जिस तरह से जो है आज हम आपके साथ गुहार लगा रहे हैं, तो हम अपने अध्यक्ष महोदय से ये चाहते थे कि वो भी इस विषय में आज तक आगे क्यों नहीं आए। हमारी सिर्फ इतनी उनसे नाराजगी है कि वो आज तक एक प्रेस वार्ता करते या मुख्यमंत्री महोदय से बात करते या प्रदेश उच्च न्यायालय में बात करते कि ये एक ही तथ्य को जो लेकर जो है ये इतना बड़ा निर्णय दे दिया। हमारा ये है सर कि सरकार ने जो अभी जो सुनने में आ रहा है, जैसे कि सरकार के हमारे HPTDC की तरफ से जो इस केस को रिव्यू के लिए डाला गया था, जो हमारे को 9 होटलों के लिए जो राहत मिली है, और हम चाहते हैं कि सरकार फिर से इसमें आगे आए, और आगे आएंगे तो नेचुरली हमारे जो 9 होटल है वो भी बच जाएंगे सर। कि हमारे साथ अभी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई है सर, और ना तो अभी देखो इतनी मुश्किल में हमारा पूरा हिमाचल है, हमारे होटल जाने की स्थिति में है, वो हमारे चेयरमैन साहब है, अभी तक उनका कोई ऐसा कुछ नहीं आया। तो इसमें बहुत सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है सर। तो क्या नहीं सर, अगर इसी तरह का रहा तो सर बहुत मुश्किल में है सर, क्योंकि कॉर्पोरेशन भी मुश्किल में है, वो भी मुश्किल में हो जाएंगे सर। आपने पैसे सर हमने 50 करोड़ के लिए ग्रांट के लिए कहा था कि सरकार हमारे को वो ग्रांट देती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते, और हमने ग्रांट इसीलिए क्योंकि हमारे को भी ऐसा कि हम भी HPTDC के जितने भी हमारे होटल है और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के सर हम हमेशा खड़ी रही और आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार की तरफ से हमारे को आज भी सहयोग मिलता था, पर ऐसा था कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि हमारे को जो सरकार की अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं मिल पाई सर। जो टैक्स बनाया नहीं सर, वो उसी के कारण से अगर ठीक तरीके से रखे गए होते सर तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते, क्योंकि हमारे जो
अब ऑक्यूपेंसी के आधार पे, एक सिर्फ ऑक्यूपेंसी के आधार पे इसको नहीं आकलन किया जा सकता सर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है होटल के अंदर, और हमारे बार है, रेस्टोरेंट है, उसके बाद हमारे पास डे विजिटर आते हैं, पार्टियां होती है और शूटिंग्स होती हैं। तो सर ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं सर जो कि आज जैसे कि इसमें नहीं रखे गए सर। नहीं सर, हमने ये बात नहीं कही है, हमने तो सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय का आज सबसे पहला काम ये है कि इस बुरे सिचुएशन में वो अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं, और वो आज जिस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं शायद उस कंडीशन में वो भी गुजर रहे होंगे। सारे ऑफिस से हमारे तकरीबन सभी आंकड़े गए थे। आंकड़ों में सिर्फ कोर्ट ने एक ऑक्यूपेंसी का संज्ञान लिया। ऑक्यूपेंसी एक पार्ट है इनकम का हमारे जैसे कि अभी हमें पहले विस्तृत में जानकारी दी गई है कि हमारे होटल्स में अदर एक्टिविटीज भी होती है। रही बात हमारे जो होटल्स की, हमारे पूरे प्रदेश में होटल हैं, होटल हमारे जो जितने भी मैक्सिमम होटल हैं उनकी एज 70 से 80 साल तक हो गई। पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड पैटर्न में बने हुए हैं। तो इसके नवीनीकरण के लिए अभी एक हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने गुहार लगाई थी और उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया। बीओडी में ये मैटर लगा हुआ है, एजेंडा लगा हुआ है कि अभी 2-3 होटल हमारे इसी ट्रांच में अभी नवीनीकरण की ओर जा रहे हैं, जिसमें कि अभी आप देखते हैं कि हॉलीडे होम का रेस्टोरेंट कुछ ही दिन पहले हमारा रेनोवेट किया नए तरीके से, तो इसकी सेल भी बढ़ी है। इसी तरीके का यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये भी अभी नवीनीकरण की ओर गया है, उसकी भी सेल बढ़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरीके की तरफ जितने भी होटल जा रहे हैं, होम स्टे के रूम आप अगर देखें, और हमारा घाटे हम कुछ भी नहीं, इसका कुछ आंकलन नहीं कर सकते, निजी हाथों में देना चाहते हैं कुछ भी नहीं। लेकिन हमें मतलब नहीं, हमें मतलब कि हमारा एचपीडीडीसी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। तो हमारे रूम्स, हमारे अगर अपग्रेडेशन हो, हमारे होटल्स की अपग्रेडेशन हो जाती है तो एकदम से हमारी ऑक्यूपेंसी ऊपर आ जाएगी ग्रेजुअली। सेकेंडली, अगर आप देखें हम लोग बाउंड हैं कि हमारा जो रेट्स हैं उसी रेट पे हम सेल करते हैं। प्राइवेट प्लेयर होते हैं, उनका आप अगर शिमला में देखें तो उनका सैटरडे के कुछ रेट और होते हैं, वीकेंड के रेट कुछ और होते हैं, और मंडे को रेट चेंज हो जाते हैं, वीकेंड में रेट, मिड वीक में रेट चेंज होते हैं। हम लोग बाउंड, अगर हमारा कमरा 3000 का है तो हमारा 3000 का ही बिकेगा। अगर हमें एक ऑफ सीजन हम डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट में भी आजकल जितना भी आप देखेंगे हर एक आदमी सारा अपना डिस्काउंट का कार्ड खेलना चाहता है, तो हम लोग ऑफ सीजन में डिस्काउंट देते हैं, सीजन में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो एक हमारा जो डिस्काउंट एवरेज रहता है वो 10% हमारा थ्रू आउट ऑफ ईयर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के पास उनकी पावर रहती है, और जैसे जैसे सीजन हमारा ग्रेजुअली डाउन होता है उसमें हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। अभी इसके बारे में हम अपना कोर कमेटी की मीटिंग मैटर कर रहे हैं, सारा उसके बाद देखेंगे सरकार का। हम ना इसमें ज्यादा इतना एकदम से भी सरकार को नहीं दे सकते कि मामला कोर्ट का है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग अपनी कमेटी करके, अपनी मीटिंग करके हम आपको एक नेक्स्ट प्रेस मीटिंग में आपको अपना क्लियर करते हैं। न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। मैं जो चक्षु जी ने आपसे परिचय दिया उसमें थोड़ा सी बात छूट गई। मैं जब राजनीतिक कैरियर शुरू किया था तो मैंने 1 साल वाइस चेयरमैन एचपीटीडीसी के रूप में शुरू किया। उसके बाद 4 साल मैं चेयरमैन रहा हूँ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और उन 5 साल में जो मुझे टीडीसी का, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना एक परिवार है और मैं अपने परिवार के ही इस एक होटल में बैठा हूँ जो अब नीलाम होने वाला। और हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 14 नई प्रॉपर्टीज को ऐड किया। और मुझे याद है हम पूसा से विशेष जो है टीम्स को बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे अपने बेटर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने फ्रंटल स्टाफ को। हम कैलकाटा में जाते थे, हम मुंबई में जाते थे, हम अहमदाबाद में जाते थे, हम टीटीएफ्स को ऑर्गेनाइज कर, टूरिज्म ट्रेड फेयर्स में जाते। और हिमाचल की मार्केटिंग के लिए हम टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिल्म सिटीज़ में हम गोवा तक गए हैं, बॉम्बे तक गए हैं, और यहाँ पे एक बड़े एग्रेसिव मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग तब 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे। अब हमारी फ्लैगशिप्स जैसे चैल होटल, चैल पैलेस है, जो भी इस लिस्ट में आया है, जो हाई कोर्ट के आदेश है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। चैल पैलेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कम से कम 300 कनाल में स्थित, और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा तो उसका बाथरूम है महारानी सूट का या महाराजा सूट का। वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज आई थिंक इंडिया के नंबर 1 है। और हम भले ज़माने में वहाँ से 4, 4.5, 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हर साल लेते थे, सारे खर्चे निकाल। आज वो फॉर सेल आ गए।
चलिए हमने मान लिया एक ट्रेंड आ गया, एक ट्रेंड आ गया, एक यार्डस्टिक तय हो गई कि अब जो कॉरपोरेशन घाटे में है, क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने वहाँ पे फाइल किया कि मुझे एरियर्स नहीं मिल रहे, मुझे वो नहीं मिल रहा, और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट आदेश हुए हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ बेचें, जाके उनकी ड्यूज़ पे की जाए। मैं थोड़े से कॉरपोरेशन की लिस्ट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद अगला हिमाचल प्रदेश का और सुखू सरकार का क्या होने वाला, उसके बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अब हमारे पास जो कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है इस वक्त 1996 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड 1883 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो है इस वक्त 6890 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल ट्रांसमिशन पावर कॉरपोरेशन जो है इस वक्त जो है वो लगभग 183 करोड़ के लॉस में चल रहा है। और हिमाचल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वक्त जो है 12,663 करोड़ के प्रॉफिट में जा रहा है, जो हम किसी ज़माने में प्रॉफिट में छोड़ के आए थे। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इस वक्त 98 लाख के नुकसान में, जब मैं मंत्री था तो इसको मैं 7 करोड़ रुपये प्रॉफिट पे लेके आया था। और लास्ट दिवाली पे मैंने सारे कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को जो है बोनस, दिवाली पे बोनस सैलरी दी थी। हम लोग हमारा कॉरपोरेशन प्रॉफिट में था तभी हमने उनको वो दिया था। अब बात आती है धर्मशाला की। धर्मशाला जिसको सुखू सरकार कहती है कि ये एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन, और हिमाचल सरकार का जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है धर्मशाला पर रहने वाला। और धर्मशाला जो है वो टूरिज्म का जो है वो एक कैपिटल होगा और हिमाचल को टूरिज्म को लीड करेगा। जहाँ बैठे ये फॉर सेल, सबसे प्यारी प्रॉपर्टी धौलाधार फॉर सेल। हिमाचल प्रदेश की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होटल भागसू, मैक्लोडगंज जैसे कंजेस्टेड एरिया में जिसके पास 500-700 गाड़ी लगाने की पार्किंग है, वो फॉर सेल। आपका कश्मीर हाउस फॉर सेल। और आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे आपको पहले साल में। और टूरिज्म कॉर्पोरेशन से बड़ी जगह क्या हो सकती है नौकरी देने के लिए? जिस कॉर्पोरेशन को आप बढ़ा के अगर आप टूरिज्म के, और ऊपर से चेयरमैन यहाँ से टूरिज्म के हैं, अभी वो कह रहे थे कि हमारे पास 1963 करोड़ का एडीबी का जो फाइनेंशियल पैकेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आया है। हमने ही उसको लेकर आए थे, हमारी सरकार लेकर आई, जयराम ठाकुर की सरकार उसको लेकर आई थी। अब नज़ारे आपके पास अब आया है, तो सबसे पहले क्या आप चेयरमैन हैं, कांगड़ा से हैं, क्या आप एचपीटीडीसी को बेल आउट नहीं कर सकते थे? वहाँ से 100 करोड़ रुपया एचपीटीडीसी के खाते में डाल के क्या एचपीटीडीसी को आप प्रमोट नहीं कर सकते थे? आप बोल रहे हैं कि हम ये फुहारे लगाएंगे, म्यूजिकल फाउंटेन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 साल में किया क्या आपने जी? 2 साल में हमारा टूरिज्म की 18 प्राइम प्रॉपर्टीज फॉर सेल आ गई। आपको अभी तक इस्तीफा देने की शर्म नहीं आई? अगर इतनी सी नैतिकता भी होती तो अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। टूरिज्म कॉर्पोरेशन का मैं भी चेयरमैन रहा हूं, पर हमने कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं लगाया अपने सामने। आप कैबिनेट स्टेटस लगा रहे हैं, आगे स्कॉट लगा रहे हैं, और प्रमोशन में आपने कुछ भी नहीं किया। आपके निजी होटल क्यों नहीं बंद हो रहे भाई? अभी जो डाटा मुझे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर से मिला कि 83 नए होटल इस साल खुले हैं, 24 नए रेस्टोरेंट धर्मशाला में रजिस्टर हुए हैं। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज 100% के प्लेन फोल्ड के साथ आगे बढ़ रही है तो कॉर्पोरेशन होटल बंद क्यों करें? आज आप बोल रहे हो कि हम 90% ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करेंगे, विचार करेंगे, एक इसको एक्सरसाइज करेंगे। 2 साल में आपने कितने टीटीएफ कराए यहाँ पे? 2 साल में आपने कौन सा कैंपेन बढ़ाया जहाँ पे हमारे एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे जो है उसकी प्रमोशन हो सके, हमारा जो है इनटेक टूरिज्म का बढ़ सके? आज आप 5 लाख टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि 5 लाख की हमारी वो होगी, तो आपने एचपीटीडीसी को फ्लैगशिप बना के कैसे किया? क्या आप लोगों को पता कि एचपीटीडीसी हिमाचल प्रदेश का मेन केटरर है? किसी विभाग में कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसको एचपीटीडीसी ने ही केटर करना है, ना पुलिस विभाग कर रहा, कोई डिपार्टमेंट नहीं आजकल केटरिंग कर रहा। अब तो ये हाल होगी कि एचपीटीडीसी वाले तो शादियों में धामों को भी ऑर्गेनाइज करने पे तो लाए कि तनख्वाहें तो देनी है। तो ये चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? ये व्यवस्था परिवर्तन की सुखू साहब की सरकार क्या कर रही है? किस बात का व्यवस्था परिवर्तन, किस बात का परिवर्तन? जो प्रॉपर्टीज हमारे को अच्छा भला प्रॉफिट देती थी, हम जिस प्रॉपर्टीज का मैं चेयरमैन रहते हुए हम लोग करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में थे, आज वो 12,000 करोड़ के नुकसान में कैसे चला गया? 5 साल हम भी सरकार में रहे, और मुझे याद है कैबिनेट में प्रपोजल आया था, एक अधिकारी, अभी भी कुछ अधिकारी इस सरकार में जो अब रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे हैं,
वो तब भी ये प्रपोजल लाए थे कि ऐसे एक तरह के कुछ टूरिज्म के प्रॉपर्टीज को निकाला जाए। मैंने खड़े होकर कड़ा विरोध किया था और जयराम जी ने हमारा साथ दिया और हमने कहा था बिल्कुल नहीं, कोई टूरिज्म की प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। पर आज आपने किस तरीके से डिफेंड किया हाईकोर्ट के अंदर जाके, कौन से वकील खड़े किए, उनकी जरा फोटो छापिएगा या आप क्या दलील ली आपने? क्या आप एक एविडेंस फाइल कर सकते थे कि आप क्या जो आज प्रपोजल दे रहे हो कि हम अपने जो है इनटेक इंप्रूव करेंगे, हम अपने जो है ऑक्यूपेंसी को 90% लेके जाएंगे, तो 2 साल से क्या कर रहे थे? हम मूंगफली बेच रहे थे। व्हाट वी आर डूइंग फॉर लास्ट 2 years? आपने क्या स्टेप उठाए कि HPTDC का इनटेक बढ़े, हमारी न्यू ऑक्यूपेंसी बढ़े? आपने कितने कार्यक्रम यहाँ पे कराए, कितने TTFs में जाके आपने हमें प्रमोट किया, कितने टूरिज्म ट्रेड फेयर्स में जाके HPTDC के स्टॉल लगे? मैंने कम से कम 9 TTFs में जाके अपने स्टॉल्स लगाए हैं HPTDC के और प्रमोट किया अपनी प्रॉपर्टीज। आपने कितने ट्रैकिंग रूट्स को प्रमोट किया, आपने कितने हाइकिंग ट्रैकिंग रूट्स को प्रमोट किया, आपने कितना एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट किया और बेस आपने HPTDC को बनाया। आज अगर ये ट्रेंड रहा तो जो मैंने अभी आपको 5,000 करोड़ के लॉसेस बताए हैं, दैट मीन्स आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश विल बी फॉर सेल। अब क्या अब हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुछ बस स्टैंड भी बिकने वाले? क्या बिजली बोर्ड के कुछ रेस्टोरेंट भी बिकने वाले? अगर टूरिज्म के होटल बिकने वाले हैं तो ये जो 5-5, 6-6 करोड़ के लॉस में चल रही है ये कॉर्पोरेशन, इनका क्या बिकेगा भाई? व्हाट इज फॉर सेल? लेट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एक्सप्लेन ऑन दिस। ट्रेंड तो सेट हो गया, हाई कोर्ट के आदेश आ गए, 25 तारीख को हमको ये बंद करना है। आज शायद लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी और आपकी यहाँ पे हो रही होगी, अगली बार तो यहाँ पे बोली लग रही होगी 110 करोड़, 105 करोड़, 106 करोड़, ठक 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 बंद करिएगा। ये ऐसे चलेगा क्या? ऐसे चलेगी सरकार क्या? हिमाचल भवन फॉर सेल, सीपेस के ऊपर बहस, आप हाईकोर्ट में जा रहे हैं, इसके कई फैसले हो चुके हैं। इट वॉज अ राइटिंग ऑन द वॉल जिस दिन आपने सीपेस को शपथ दिलाई थी। पर प्राइमरीली माय फोकस और भारतीय जनता पार्टी आज इस बात की कंसर्न है कि अगर ऐसा ट्रेंड सेट होना शुरू हो गया, कॉर्पोरेशन में अगर तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही हैं, और आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि हमने जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए वो दे दिया, OPS दे दिया। इन कॉर्पोरेशन में किसी को OPS मिला क्या? 70% से ज़्यादा मुलाजिम तो यहाँ बैठे हैं, इनमें से किसी को OPS नहीं मिला। किस OPS की बात कर रहे हैं आप? केवल मिसलीड करके आप आज सरकार को बचाने के लिए हर रोज झूठ पे झूठ, और अब आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम इसको डिफेंड करेंगे, जब केस कोर्ट में लगा हुआ तो तब आप कहां सोए हुए? इसलिए आज स्थिति ठीक नहीं है हिमाचल प्रदेश की, और ऐसा कभी सुना नहीं था इस देवभूमि के बारे में कि ऐसा कभी इस प्रदेश में होगा। दुखनीय है, दर्दनीय है, और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई प्रॉपर्टी बिकने नहीं दी जाएगी। सड़कों पे उतरना पड़े सड़कों पे उतरेंगे, और हम इस विश्वास के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमको इस बात को उजागर करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी दिशा और ऐसी दशा कभी नहीं हुई, और केवल 2 साल के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश इज फॉर सेल। हिमाचल प्रदेश बिकने के आगार पर आ गया, क्योंकि ट्रेंड सेट हो गया जी। अगर किसी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिली, एरिया नहीं मिले, तो 18 होटल बिकने पे आ गए, तो जो बाकी कॉर्पोरेशन के मैंने नाम लिए तो उनका क्या क्या बिके? मुझे इतना बोलना, आपको कुछ पूछना तो बताइए। आदेश हुए कि ये प्रॉपर्टीज बेचे, जाके उनकी ड्यूज पे की जाए। मैं थोड़े से कॉर्पोरेशन की लिस्ट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद अगला हिमाचल प्रदेश का और सूबा सरकार का क्या होने वाला, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला। अब हमारे पास जो कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड 1,883 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो है इस वक्त 6,890 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल ट्रांसमिशन पावर कॉर्पोरेशन जो है इस वक्त जो है वो धर्मशाला, जिसको सुखू सरकार कहती है कि ये एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन, और हिमाचल सरकार का जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है धर्मशाला पर रहने वाला, और धर्मशाला जो है वो टूरिज्म का जो है वो एक कैपिटल होगा। और छोड़ के आए थे स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इस वक्त 98 लाख के नुकसान में। जब मैं मंत्री था तो इसको मैं 7 करोड़ रुपये प्रॉफिट में लेके आया था,
और लास्ट दिवाली पे मैंने सारे कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज को जो है वो बोनस, दिवाली पे बोनस सैलरी दी थी। हम लोग हमारा कॉर्पोरेशन कम से कम 300 कनाल में स्थित, और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा तो उसका बाथरूम है महारानी सूट या महाराजा सूट, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी आए। और उन 5 साल में जो मुझे टीडीपी का, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना एक परिवार है और मैं अपने परिवार के ही इस फोटो में बैठा हूँ जो अब नीलाम होने वाला है। और हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार को कम से कम 300 कनाल में स्थित, और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा तो उसका बाथरूम है महारानी सूट या महाराजा सूट, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी आए। हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड 1883 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो है इस वक्त 6890 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल ट्रांसमिशन पावर कॉर्पोरेशन जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना और महंगा हो गया है। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में सरकार ने 4 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र के अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। राहत की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 100 वर्ग मीटर तक बिना शुल्क नक्शा पास होगा। टीसीपी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 4 बिस्वा जमीन पर मकान बनाने का नक्शा पास करवाने के लिए पहले 5,000 रुपए फीस लगती थी, अब 15,000 से 16,000 चुकाने पड़ेंगे। होटल व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नक्शा पास कराने की फीस भी आधे से ज्यादा बढ़ाई गई है। नगर निगम की परिधि में नक्शे पास करने की एवज में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर विल्टअप एरिया के हिसाब से शुल्क लगेगा। इससे पहले ये शुल्क 8 रुपए था, वहीं व्यावसायिक गतिविधियों करने पर यह फीस 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर विल्टअप एरिया रहेगी। ये पहले 10 रुपए थी। टीसीपी प्लानिंग और स्पेशल एरिया घरेलू में शुल्क 30 रुपए होगा, इससे पहले यह शुल्क 5 रुपए था। इसी तरह व्यावसायिक गतिविधियां करने पर यह शुल्क 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया के हिसाब से रहेगा, इससे पहले ये 8 रुपए था। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि नक्शा पास करने की दरें रिवाइज की गई हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर में होने वाली 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यू के लिए इस बार ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं करवाएगा। समय की कमी के कारण बोर्ड ने यह फैसला लिया है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से नए पैटर्न के प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर शीट उपलब्ध होगी। हालांकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च 2025 से ही प्रश्न पत्रों का स्वरूप बदलेगा और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। बोर्ड के अनुसार इन स्कूलों में इस बार पुराने पैटर्न पर ही परीक्षाएं होंगी। मार्च में होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने के लिए ओएमआर शीट मिलेगी और नए पैटर्न का प्रश्न पत्र होगा। नए प्रारूप में 35% आसान, 30% मध्यम और 25% कठिन प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों को सेक्शन ए में रखा जाएगा जो कुल प्रश्नों का 20% होंगे। यह बदलाव 3री, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों पर लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के सबसे अधिक 21 ऐसे स्कूल हैं जो कि शीतकालीन श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा में 1, चंबा में 15, कुल्लू में 3, किन्नौर में 3, मंडी में 11, सिरमौर में 7 और सोलन जिला में करीब 6 स्कूल ऐसे हैं जिसमें वार्षिक बोर्ड की 10वीं, 12वीं कक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में होती हैं। इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर पेंचक सिलाट एसोसिएशन द्वारा 16 से 18 नवंबर तक 12वीं प्री टीन, सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम कश्मीर में किया गया, जिसमें कांगड़ा जिला के पेंचक सिलाट क्लब नूरपुर के बैनर तले 6 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्री टीन में खेलते हुए सेंट जेवियर कैम्ब्रिज स्कूल के
अभिनक्ष कौंडल ने कांस्य पदक, पेक्षा शर्मा ने कांस्य पदक और सब जूनियर में शिवा पब्लिक मॉडल स्कूल कोपड़ा की रागिनी देवी ने रजत पदक जीता। इसके अलावा अर्पिता, मीनल राणा और शिवांश धीमान ने भाग लिया। कोच के रूप में नेहा वशिष्ठ और मैनेजर के रूप में अजय कुमार ने भूमिका निभाई। पदक विजेताओं का नूरपुर तहसीलदार राधिका सैनी द्वारा स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ियों के माता पिता और स्कूल के प्रिंसिपल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सेंट जेवियर कैम्ब्रिज स्कूल और शिवा पब्लिक मॉडल स्कूल कोपड़ा के प्रिंसिपल हेमांग, मार्शल आर्ट अकेडमी नूरपुर की ऑनर डिम्पल वशिष्ठ, पेंटिक सिलाट नूरपुर अध्यक्ष भूषण शर्मा भी मौजूद रहे। इंडियन पेनकेक सिलाट फेडरेशन के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर पेनकेक सिलाट एसोसिएशन के द्वारा 16 से 18 नवंबर 2024 को 12वीं प्री टीन सब जूनियर और जूनियर नेशनल पेनकेक सिलाट कंपटीशन का आयोजन कश्मीर के शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें कांगड़ा जिला के नूरपुर के पेनकेक सिलाट क्लब के बैनर तले 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें प्री टीन में खेलते हुए सेंट जेवियर कैम्ब्रिज स्कूल के अविनाश कौंडल ने ब्रॉन्ज मेडल, पेक्षा शर्मा ने भी ब्रॉन्ज मेडल और सब जूनियर में शिवा पब्लिक मॉडल स्कूल कोपड़ा की रागिनी देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो मैं अपनी ओर से जो है इन सभी बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने न केवल नूरपुर का पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो है नाम रोशन किया है। न्यूज़ 247 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। घर खरीदना हम सबका सपना होता है। ऐसे में घर खरीदने के लिए काफी लोग काफी पहले से बचत करने की शुरुआत कर देते हैं। हालांकि कई बार घर खरीदते समय लोगों के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को मजबूरन होम लोन का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि होम लोन लेना भी कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है। होम लोन लेते समय आपकी जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है। कई बार लोग जल्दबाजी में होम लोन के चक्कर में ऐसे प्राइवेट फाइनेंशियल के हाथों में फंस जाते हैं जहां उनको ज्यादा ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार लोन लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट हो जाता है और उसका सिविल स्कोर भी पूरी तरह खराब हो जाता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं होम लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होम लोन लेते समय सबसे पहले आपको उसकी ब्याज दर को देखना चाहिए। अगर ब्याज ठीक रहेगा तो ईएमआई भी कम आएगी और इसे आप आसानी से चुका पाएंगे। इस कारण होम लोन लेते समय जहां आपको कम ब्याज दर मिल रही हो वहीं से लोन लें। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं ऐसे में लोन की अवधि का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ज्यादा समय के लिए लोन ले रहे हैं तो ईएमआई कम बनेगी। हालांकि आपको ज्यादा ब्याज दरों का भुगतान करना होगा। वहीं कम समय के लिए अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो इसमें आपकी ईएमआई ज्यादा बनेगी। इसमें आपके पैसे ब्याज के रूप में कम जाएंगे। होम लोन लेते समय आपको उसकी प्रोसेसिंग फीस को जरूर चेक करना चाहिए। होम लोन की प्रोसेसिंग फीस करीब आधा या 1% होती है। इसके अलावा कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो 0 प्रोसेसिंग फीस पर होम लोन देते हैं। इसके अलावा आपको हिडन कॉस्ट भी जरूर चेक करना चाहिए। कोशिश करें कि आप सरकारी या आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड संस्थागत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही होम लोन लें। प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से होम लोन लेने से बचें यदि आप ज्यादा ब्याज दर लेते हैं। इसके अलावा कई तरह के हिडन चार्ज भी आपसे वसूले जा सकते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 247 सुपरफास्ट। जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक, क्योंकि सच है तो सामने आएगा। अपराध से अंजाम तक, खेत से किसान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि हम 247 भारत पल पल देश और दुनिया की खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। और देखें NXT डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर।